Okay, hello everyone. I hope, good afternoon. You can see the screen and you can hear me as well, right? Okay, fine. Good afternoon, good afternoon. Okay, so coming to the topic we discussed in the last class. Last class में हमने topic क्या discuss किया था? What was the topic? Last class में हमने क्या discuss किया था? Good afternoon everybody. Last class में क्या discuss किया था? जरा एक बार बताना. Please tell me the last topic which we covered in the last class. Hybridization का introduction किया था, right? Homework दिया था आप लोगों को? Was there any homework given? ठीक है, नहीं दिया. फाइन. सो देखो, हाइब्रिडाइजेशन तुमको एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जनरेट न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, राइट. दीज ऑर्बिटल्स जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर मोर डायरेक्शनल इन नेचर, ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं, एंड दे आर ग्रेटर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स. दे आर केपेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इज दैट क्लियर? So these hybrid orbitals you can say they can form bonds to a great extent, तो वो ज्यादा stable bonds बना सकते हैं. I hope it makes sense. राइट. और जैसे हमने सीखा था कि जैसे एप्पल पाइनएप्पल का एग्जांपल दिया था कि तुम्हारे पास एप्पल है, पाइनएप्पल है, तो जैसे एप्पल पाइनएप्पल का जूस मिक्स किया तो उसमें एप्पल ज्यादा डालेंगे तो एप्पल के क्लोज ज्यादा फ्लेवर आएगा. पाइनएप्पल ज्यादा डालेंगे तो पाइनएप्पल के क्लोज ज्यादा फ्लेवर होगा. ये तो बात समझ में आ रही होगी. इसी तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की भी ऑर्बिटल्स डिफाइन करते हैं. एक और चीज है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कम से कम एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा. होप इट इज क्लियर. That is one thing which is very important, that in order to see hybridization we must have more than one sigma bonds. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज मिक्स करेंगे तब ही ना, जब एक से ज्यादा हो. ये बात तो शायद सबको समझ में आ गई होगी. हाइब्रिडाइजेशन में व्हाट डू वी नीड एटलीस्ट मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड. उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी कराए होंगे. ठीक है, फाइन. जरा देखो, समझने की कोशिश करो. हाउ टू प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिड स्टेट. तो हाइब्रिड स्टेट कैसे प्रिडिक्ट करोगे? देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर. व्हाट इज स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स. स्टेरिक नंबर इज सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स. ठीक है, ये बॉन्ड्स नहीं कंसीडर करते. जैसे ये मॉलिक्यूल है, दिस इज CO2. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टेरिक नंबर फॉर CO2? What is the value of steric number for CO2? सिग्मा बॉन्ड्स हैं 2, पाई बॉन्ड्स हैं 2, लोन पेयर है 0. तो स्टेरिक नंबर S क्या आएगा? 2 आएगा ना. स्टेरिक नंबर मैंने डिफाइन किया है दिस, इट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स. दैट क्लियर? स्टेरिक नंबर एक टर्म डिफाइन करते हैं, ये बताता है कितने. और I'll tell you what is exactly इसका मतलब क्या. पहले अभी ये देखो केस निकालते कैसे. कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2. पाई बॉन्ड कितने हैं? 2. लोन पेयर 2. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कंसेप्ट. सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. भावेश, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करो. सिग्मा बॉन्ड, भावेश सिग्मा बॉन्ड काउंट करो. भावेश, सिग्मा बॉन्ड कार्बन ने कितने बनाए? 2. लोन पेयर कार्बन के ऊपर कुछ है क्या? भावेश, सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए कार्बन ने? 2 बनाए. ठीक है बात. लोन पेयर कार्बन के ऊपर एक भी है? लोन पेयर कहाँ है कार्बन के ऊपर?
भावेश, where do you see lone pair? एक्साइट करने पर लोन पेयर जनरेट होगा? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? क्या सोच रहे हो तुम? अरे लोन पेयर कैसे काउंट करते हैं? अच्छा, ये सबको आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट करना? एवरीबडी डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर? ऐसे कितने लोग हैं जिनको लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना नहीं आता है? हमने ये बेसिक केमिकल बॉन्डिंग जब चालू किया था ना, तो बेसिक टर्म्स होते हैं कुछ, उसके अंदर बताया था और प्रैक्टिस भी कराई थी। ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे? भावेश, अभी कंफर्टेबल हो आप तो कर सकते हो ना? सिद्धेश छावन, सिद्धेश तुमने केमिकल बॉन्डिंग तो अटेंड किया है मेरे ख्याल से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला पार्ट तो जब ज्वाइन किए थे तब तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो गया था ना? नहीं किया है तुम अटेंड? ओके, तो पुराने वाले लेक्चर देखो यार, क्योंकि फिर से बताना पड़ जाएगा, उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। ओके ठीक है, तो पुराने वाले लेक्चर देख लेना, क्योंकि उसमें फिर से टाइम लग जाएगा, फिर एक्चुअली हमारा सिलेबस बढ़ेगा ही नहीं आगे। लोन पेयर के बाद सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर के बाद लोन पेयर्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ये लिखा है, ठीक है आयुष? सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, जो लोग अटेंड किए थे लेक्चर, उनको तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर आइडेंटिफाई करना आता है ना अब? ओके ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे CO2 में स्टेरिक नंबर क्या है, 2। तो देखो ये एक जनरल बात होती है, जैसे मान लो तुम्हारे पास H2SO4 करके ये मॉलिक्यूल है, तुम्हें क्या लगता है कि सिग्मा, ये चारों बॉन्ड इक्वल होने चाहिए, राइट? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ लोन पेयर तो ये 0 है, लोन पेयर यहाँ 0 है, स्टेरिक नंबर इज 2, स्टेरिक नंबर इज 2, लोन पेयर 0 है, ठीक है? और किसी को कोई डाउट है? लोन पेयर 0 है, स्टेरिक नंबर 2 है। अब यहाँ पर देखो जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं लोन पेयर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। क्यों करते हैं विल सी इट लेटर, अभी बस इतना ही रहने दो, हम लोग देखेंगे इसको। कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेरिक नंबर 2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है एवरीबॉडी? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक S और एक P, तो sp। जैसे बात करते हैं H2O में ऑक्सीजन की लोन पेयर, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, सेंट्रल एटम का होगा या सब्स्टिट्यूएंट का, बताओ? हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होता है या सब्स्टिट्यूएंट का? hybridization is always done for central atom। ये सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो हमें सारे बॉन्ड पैरामीटर सेम करने हैं, यही ना? मिक्सिंग किसका करें, ऑक्सीजन का करेंगे तो ये सारे सेम हो जाएंगे, या फिर हाइड्रोजन का करेंगे तो सेम होंगे एवरीबॉडी? ऑक्सीजन का करेंगे तो सेम होंगे, इज दैट क्लियर? ओके फाइन। इसमें यहाँ पे लोन पेयर कितने होंगे? 2 और सिग्मा बॉन्ड 2, स्टेरिक नंबर 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp3, ठीक है? अब देखो स्टेरिक नंबर 1 है, स्टेरिक नंबर 1 है तो नो हाइब्रिडाइजेशन, ये समझ में आ रहा है? स्टेरिक नंबर 1 है तो नो हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर यदि 2 है, sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s और एक p, ठीक है ना? स्टेरिक नंबर यदि 3 है तो क्या होगा? sp2। स्टेरिक नंबर यदि 4 है तो sp3। स्टेरिक नंबर यदि 5 है तो sp3d। स्टेरिक नंबर यदि 6 है तो
sp3d2, स्टेरिक नंबर यदि 7 है तो sp3d3। देखो sp3d4 हो सकता है क्या एवरीबॉडी? इज इट पॉसिबल टू हैव sp3d4? नहीं हो सकता है। क्यों? समझ में आ रहा है? यहाँ पर तो 7 हो गया, बॉन्ड पेयर सब प्लस लोन पेयर मिला के 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। 8 किसके होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8 किसी के होते हैं क्या? नोबल गैस रिएक्ट नहीं करते इस तरह से कंपाउंड में, तो स्टेरिक नंबर हम लोग 7 तक ही जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। इसको लिख लो पहले, इसमें किसको डाउट है तो पूछो। Everybody done or not? Done? ध्रुविल तुम्हें डाउट है? ऊपर वाले में S में 4 कैसे आया? एक्चुअली H2O में लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर 2 है और सिग्मा बॉन्ड 2 है, 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है आयुष, कैसे आया 4? लोन पेयर 2 और बॉन्ड पेयर 2, मतलब सिग्मा बॉन्ड 2, इस तरह से स्टेरिक नंबर 4 आया। दैट क्लियर आयुष? आयुष इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? ओके। H2SO4 का 2 कैसे? H2SO4 में नहीं, H2SO4 में 2 नहीं है। ये मैंने समझाने के लिए तुम्हें अलग एग्जांपल दिया था। दिस इज नॉट फॉर H2SO4, दिस इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने अलग एग्जांपल समझाया था तुम्हें कि यदि जैसे इसमें सिग्मा बॉन्ड्स जो है ना और लोन पेयर वही पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें सल्फर के लिए स्टेरिक नंबर 4 होगा। ठीक है, इसमें सल्फर के लिए स्टेरिक नंबर 4 होगा। दैट क्लियर और नॉट? हाँ, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड ऐड करते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने तुमसे पूछा PCl5, PCl5 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बताओ? PCl5 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बताते जाओ। प्रेडिक्ट हाइब्रिड स्टेट। sp4 हो सकता है ध्रुविल, इसमें तो 3 ही ऑर्बिटल होते हैं ना, sp3 के बाद d लाना पड़ेगा। sp4 पॉसिबल है, इसमें तो 3 ही ऑर्बिटल होते हैं ना, sp3 तक ही पॉसिबल है। ये समझ में आ रही बात सबको? ओके, मान लो ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। बताओ कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बॉन्ड लाइन नोटेशन तो सबको आता ही होगा। कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है एवरीबॉडी? sp3। समझ में आ रहा है? कार्बन 2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ओके, कार्बन 3 sp3, कार्बन 4 sp2, कार्बन 5 sp2। ये सबको समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है क्या? एवरीबॉडी इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, स्क्रॉल कर दूं नीचे में? ऊपर स्क्रॉल, ऊपर क्या लिखना है तुम्हें? ये अमन, राइट इट डाउन। डन अमन, लिख लिया? C5 का sp2 कैसे? वैभव देखो, ये CH3, CH3, कार्बन 1, कार्बन 2, CH3, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। देखो क्या है ना, इस तरह का कुछ। इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 4। इसने कितने बनाए? 4। इसने कितने बनाए? 4। इसने कितने बनाए? 3। और इसने 3, तो sp2 हुआ ना।
पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो पाई बॉन्ड तो दूसरे लोब में आता है ना, पाई बॉन्ड तो उस एक्सिस पे आता ही नहीं है। जैसे ये पाई बॉन्ड जब बनेगा तो ये ऊपर नीचे ओवरलैपिंग होगा, पाई बॉन्ड तो उस एक्सिस पे आता ही नहीं जिसपे सिग्मा बॉन्ड रहेगा, तो ये ऑब्वियसली अनहाइब्रिडाइज रहता है। इज दैट क्लियर? पाई बॉन्ड कमजोर होता है और वो पहले टूट जाता है। पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज होता है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? ओके। अब मान लो तुम्हारे पास ये है कुछ, सपोज तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है, लेट्स से OSF2। बताओ OSF2 में सेंट्रल एटम कौन होगा? भावेश तुम बताओ, OSF2 में सेंट्रल एटम कौन होगा? सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर होगा। तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एवरीबॉडी, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा ना? ओके, POCl3 में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? POCl3 में सेंट्रल एटम फास्फोरस होगा। हाइब्रिड स्टेट क्या होगा इसका? sp3। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रही है बात? ओके, स्क्रॉल कर दूं नीचे मैं? शुड आई स्क्रॉल डाउन नाउ? ठीक है। अमन तुम्हें कुछ लिखना था? राइट डाउन। रिटर्न। ओके, तो अब देखो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे तुम्हारे पास NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एवरीबॉडी? sp3 होगा। अच्छा, NH4 प्लस में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? अमोनियम आयन। एवरीबॉडी, NH4 प्लस में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? इसमें भी sp3 होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पहला बॉन्ड होता है तो इट इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड ही होता है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो फर्स्ट बॉन्ड होता है ना, वो भी सिग्मा ही है, sp3। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बताओ ये कार्बन हाइब्रिड ऑर्बिटल में है क्या? एवरीबॉडी, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल में है? नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एवरीबॉडी, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। भैया सिग्मा बॉन्ड एक की है, पहला बॉन्ड को एक ही कंसिडर करोगे ना, तो यहाँ नो हाइब्रिडाइजेशन। एक ही सिग्मा बॉन्ड है, एक से ज्यादा होता है तो देखते हैं। इज दैट क्लियर? सिग्मा बॉन्ड एक से ज्यादा होगा तो ही देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। ओके। ओके, अब मैं बात करता हूं, जैसे मान लो तुम्हारे पास H2SO4 है, राइट इट डाउन। लास्ट कंपाउंड यही है, SCO, कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखो ये H2SO4 है, इसमें सल्फर के साथ ऑक्सीजन भी हाइब्रिडाइज है, ये समझ में आ रहा है सबको? सल्फर के साथ ऑक्सीजन भी हाइब्रिडाइज है, इज दैट क्लियर? इसका sp3, इसका sp3, इसका भी क्या होगा एवरीबॉडी? sp3 ही होगा ना, ये सबके वैसे ही हम निकाल सकते हैं। ओके, बताओ ये बेंजीन में
हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का? दिस इज 1 2 3 4 5 6 C1 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 C2 sp2, ये सबका sp2 है, समझ में आ रहा है? Everybody, all of them are in the same hybrid state and that is sp2. Okay, स्क्रॉल कर दो नीचे। Ready? Okay, मैं एक नया कंपाउंड देता हूं I3 माइनस। नाम सुना है I3 माइनस? I3 माइनस होता है I माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा I2 के साथ, इसको अपन बोलेंगे I3 माइनस। ठीक है, I माइनस कोऑर्डिनेट बनाएगा बॉन्ड I2 के साथ, तो हम इसको बोलेंगे I3 माइनस। ठीक है, एंड लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इज I3 माइनस। रिटन सिद्धेश। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस कंपाउंड I3 माइनस। देखो I3 माइनस कैसे बनता है, I माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे कितना लोन पेयर होगा इसके पास? 7 में से एक ही यूज किया ना, तो 3 लोन पेयर होगा इसके पास। ये एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। I3 माइनस में इस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये तो समझ में आ रहा होगा। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा ना। Let's say this is atom 1, this is 2 and this is 3. Which one will be hybridized? 2 will be hybridized. Is that clear? जो एटम 2 है ना वही हाइब्रिडाइज होगा, सिर्फ ये वाला, ये हाइब्रिडाइज होगा, बाकी हाइब्रिडाइज नहीं होंगे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है? ओके, सिमिलरली यदि तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है I3 प्लस, उसमें क्या होगा, I2 जो है इस बार देखो प्लस है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन तो वो देता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इस बार जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी इसका ही होगा, बट इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ चला गया, कितना बचा 6, और 2 इसको दे दिया, अब कितना बचा 4। अब बताओ जरा, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ये समझ में आ रहा है? I3 प्लस और I3 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम निकालेंगे? आई होप इट इज क्लियर, राइट? ओके, so write it down. Written? ओके, अब देखो हम थोड़ा I3 प्लस नहीं समझे ध्रुविल। तो ध्रुविल आसान सी चीज है, I3 प्लस में क्या होता है, I2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, I प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, आयोडीन, इस वाले आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए कोऑर्डिनेट में तो बचे 5, एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड में बचा तो बचा 4। लोन पेयर कितना बनेगा बताओ? लोन पेयर 4 से 2 बनेगा, तो 2 लोन पेयर बना दिया। अब सिग्मा बॉन्ड है 2 और लोन पेयर है 2, तो स्टेरिक नंबर हो गया 4, तो हो जाएगा sp3। ठीक है, ओके। इसमें बताओ XeO2F2, ये कंपाउंड बनता है XeO2F2। इसमें जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देखो यहाँ पे जेनॉन होगा सेंट्रल एटम, ये तो समझ में आ रहा होगा सबको। XeO2F2 एक कंपाउंड बनता है, इसमें जेनॉन होगा सेंट्रल एटम, ये तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है एवरीबॉडी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। XeF4
XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? XeF4 का XeF4 का sp3d2 ये सबको समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम निकाल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। होप इट इज क्लियर, राइट? तो देखो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। दिस इज हाउ वी प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो तुम सीख गए होगे। ओके, अब देखो क्या है सर्टेन फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के कुछ खास बात। हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहले नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स राइट डाउन सिद्धेश। रिटर्न सिद्धेश रिटर्न the number of hybrid orbitals so formed is equal to the number of orbitals getting hybridized। ये समझ में आ रहा है? The number of hybrid orbitals so formed is equal to the number of orbitals getting hybridized। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जैसे मान लो तीन ऑर्बिटल, जैसे तुमने तीन, एक ग्लास एप्पल का मिलाया, दो पाइनएप्पल का मिलाया, तो टोटल तीन ग्लास ही बनेगा ना। ये समझ में आ रहा है? जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये तो बेसिक चीज है। Now the hybrid orbitals are the hybrid orbitals are always equivalent. The hybrid orbitals are always equivalent in energy and shape, ठीक है? And are hence more effective and are hence more effective in forming stable bonds as compared to pure orbitals। Everybody, is that clear? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। मतलब क्या है? वो एनर्जी, शेप, सारे प्रॉपर्टीज के टर्म्स में देखोगे सो दे आर ऑल इक्विवेलेंट, वो एक जैसे ही है। एंड आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स, क्योंकि तुम्हें पता है कि चारों बॉन्ड जैसे एक जैसे होंगे। जैसे जरा समझने की कोशिश करो, मान लो तुम्हारे पास CH4 है, ठीक है? तो एक बॉन्ड यदि कमजोर होता है तो पहले ये टूट जाएगा, तो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देगा, राइट? बट यदि सारे बॉन्ड्स इक्वली स्ट्रॉन्ग है तो कोई नहीं टूटेगा। इज दैट क्लियर? एवरीबडी, इज दैट क्लियर? जैसे मान लो शेर शिकार कर रहा है और झुंड में एक बीमार है, झुंड हिरन का है, उसमें कोई एक बीमार है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द लायन टू कैच हिज, लेट्स से, प्रे। उसको अपना शिकार करने में बड़ा आसानी होगा, क्योंकि उसको एक कमजोर कड़ी दिखेगी, वो वहीं पर अटैक करेगा, वहीं हमला बोल देगा। बट सब लोग बीमार नहीं होंगे या फिर सब लोग इक्वली कैपेबल होंगे, तो उस केस में शेर अटैक करने में उसको काफी मुश्किल होगी, राइट? एवरीबडी, इज दैट क्लियर? सो लाइकवाइज यदि एक रिएक्शन में या फिर मतलब एक कंपाउंड में कोई कमजोर बॉन्ड है तो वो सबसे पहले टूटता है। तो यदि सारे बॉन्ड एक जैसे कर दें तो इससे क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? फाइन, सो राइट इट डाउन। इसको लिख लिया सबने? ओके,
तो अब देखते हैं हम कंडीशंस। अच्छा देखो, इंपॉर्टेंट कंडीशंस की बात कर लेते हैं। कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। देखो मतलब कंडीशन क्या है, कुछ खास नई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। देखो सबसे पहली कंडीशन ये है कि द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल आर हाइब्रिडाइज्ड। राइट इट डाउन सिद्धेश। तुम्हें क्या लिखने में प्रॉब्लम हो रही है सिद्धेश? आर यू फेसिंग प्रॉब्लम्स इन राइटिंग? अच्छा, लिखने का तो काम कितने लोग अभी तुरंत साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली लिखते हो? बाद में लिखोगे तो चलेगा क्या? मैं मानता हूं कि ज्यादातर लोग बाद में ही लिखते हैं, बिकॉज देखो यदि लिखने का टाइम दूंगा मैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मुझे। तो मैं नोट्स तुम्हें मिल जाता है रनिंग में, तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो यदि वो चलता है तो, या तो फिर पीडीएफ तो तुमको मिल ही जाता है ना। एक्चुअली लिखने के लिए बोलेंगे तो बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है लिखो सिद्धेश। सिद्धेश इज आस्किंग कि साथ में लिखते हैं, अरे लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लिख सकते हो साथ में, बट उससे टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कंडीशंस क्या है। द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, the orbitals present in the valence shell are hybridized। ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देखो रिएक्ट कौन करता है? वैलेंस शेल रिएक्ट करता है, इज दैट क्लियर? तो हाइब्रिडाइज कौन होगा? वैलेंस शेल वाले ही हाइब्रिडाइज होंगे, ये तो सबको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल चमकना चाहिए ये तो बेसिक बात हुई ना। किसी को भी हाइब्रिडाइज करेंगे क्या, या सिर्फ वैलेंस शेल वालों को हाइब्रिडाइज करेंगे? Everybody which will be hybridized, obviously the one which will be present in the valence shell. I hope it is clear and it makes sense, right? Okay, fine. Now let us talk about कि देखो क्या है, the orbitals undergoing hybridization, the orbitals undergoing hybridization, the orbitals undergoing hybridization should have comparable energy। ये बात समझ में आ रही है? ये तो वीवीटी वाली बात ही हो गई। जरा एक बात बताओ, तुम एप्पल और पाइनएप्पल मिक्स कर सकते हो, बट एप्पल और करेला मिक्स कर सकते हो क्या, यदि तुम फ्रूट वेंडर हो तो? तो ऑब्वियसली उन जूसेस को ही मिक्स करेंगे ना जिनके फ्लेवर मिल सके। इज दैट क्लियर? बहुत ज्यादा डिफरेंस फ्लेवर में होगा तो मिक्स करने पे कुछ अलग ही चीज बन जाएगा जिसको पिया ही नहीं जा सकता, तो उसको हम थोड़ी मिक्स करेंगे। हम मिक्स ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन देखो, अब हुआ क्या कि जिनकी एनर्जी कंपेरेबल है ना उनको ही मिक्स करेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा एनर्जी में तो मिक्स नहीं हो पाएगा अच्छे से। ओके नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो? एक्साइटेशन। इज दैट क्लियर? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक्साइटेशन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? प्रमोट करना, एक्साइट करना जरूरी है क्या? जैसे मान लो तुम्हारे पास NH3 है, NH3 में तुम्हें एक लोन पेयर रखना है, 2s2 2p3, 2s2 2p3। तो अब देखो यहाँ प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं, तीन ही बॉन्ड बनानी थी। यहाँ पे हाइड्रोजन वाले आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ पे हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और इस केस में जस्ट मिनट, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, इसके sp3। देखो लोन पेयर भी हाइब्रिडाइज होता है, ये समझ में आ रहा है क्यों? बट ये समझ में आ रहा है लोन पेयर को क्यों हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा? नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके सीधा लोन पेयर पे ही अटैक कर देगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो लोन पेयर पे अटैक करेगा, लोन पेयर की एनर्जी हम बराबर कर देंगे तो ये स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। बट हम पाई बॉन्ड को एक्साइट नहीं कर सकते, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? पाई बॉन्ड तो एक्चुअली में दूसरे प्लेन में रहते हैं, उनकी एनर्जी कैसे सेम कर सकते हैं हम? पाई बॉन्ड तो बाद में बनेंगे ना, पहले सिग्मा बनेगा उसके बाद पाई बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पाई बॉन्ड्स lie in a different plane पहले अटैक पाई बॉन्ड पे होगा, क्योंकि रीजन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक पाई बॉन्ड पे इसलिए करेगा क्योंकि पाई बॉन्ड कमजोर होता है, पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज होता है। पाई बॉन्ड इनफैक्ट उस प्लेन में लाई करता ही नहीं है जिस प्लेन में बॉन्ड्स होते हैं। समझ में आ रहा है? वो तो ऊपर नीचे लाई करता है। पाई बॉन्ड जो है लाई इन डिफरेंट प्लेन। ठीक है, hence they are not hybridized, hence they are weak and unhybridized। वो टूटते भी बहुत आसानी से हैं। ओके, एक और चीज है, हाफ फिल्ड, देखो हाफ फिल्ड एंड fully filled orbitals both participate in hybridization। Is that clear? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला तो पार्टिसिपेट करेगा ना हाइब्रिडाइजेशन में। हाउ फुल्ली फिल्ड, भावेश कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले की बात कर लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो भी तो हाइब्रिड होगा, सिग्मा बॉन्ड पहला है। दैट क्लियर? दैट वे फाइन। एवरीबॉडी रिटन, रिटन और नॉट एवरीबॉडी? ओके, तो ये तो एक बेसिक बात होगी जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के रिलेशन में सीखी है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सबसे पहला देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहली चीज स्टेरिक नंबर 2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। स्टेरिक नंबर 2 जैसे हो सकता है क्या, BeCl2, BeCl2। दोनों, अब जैसे ये वाला बॉन्ड लेंथ A है और ये वाला बॉन्ड लेंथ B है, तो हम कह सकते हैं ना कि A इज इक्वल टू B होता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? बिकॉज इट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हिच इज बीइंग यूज्ड। यदि हम बॉन्ड लेंथ A और B बोले तो कैन वी से A विल बी इक्वल टू B? दैट क्लियर? फाइन। नाउ लेट अस बी टॉकिंग अबाउट, अब देखो यहाँ पर जो बेरिलियम है, इट इज 1s2 2s2। अब इसको दो बॉन्ड बनाना है तो ये एक्साइट हो जाएगा, दिस इज ग्राउंड स्टेट। ये क्या होगा एवरीबॉडी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये सबको समझ में आ रहा है? 2s1, एक बॉन्ड 2s से और एक बॉन्ड 2p से, राइट? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एवरीबॉडी? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp, यानी ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल मिलके कुछ नए ऑर्बिटल टाइप का बना देंगे। ठीक है, दैट क्लियर? अब यहाँ पे जो बेरिलियम बॉन्ड बनाएगा वो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। देखो ये वाला बॉन्ड छोटा बना रहे हैं, छोटा लोग मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट वाली कहानी। ठीक है, और ये क्लोरीन जो है वो कुछ इस तरह से p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया।
यहाँ कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आ रही है? ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव, इस तरह से समझ में आ गया होगा तुम्हें। पॉजिटिव नेगेटिव लिखाने की जरूरत नहीं, वो वीबीटी का कंसेप्ट है, हटा भी दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बेरिलियम हो गया, दिस इज योर बेरिलियम, दिस इज योर क्लोरीन, बन गया BeCl2। this bond you can see this is sp3 plus 3p, sorry sp plus 3p, sp इसका, and this is again sp plus 3p। बात समझ में आ रही है सबको? एवरीबॉडी आवाज आ रही है? sp क्यों हुआ? क्योंकि एक s और एक p, स्टेरिक नंबर इज 2, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। अरे दो ऑर्बिटल चाहिए, कॉन्सेप्ट ये है ना कि नॉर्मल ऑर्बिटल की जगह पे हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेंगे। जैसे एक एस और एक पी यूज करते थे, अब दोनों को मिक्स करके नया यूज कर लेंगे। अब हमने एक ग्लास एप्पल एक ग्लास पाइनएप्पल मिलाया, क्या बोलेंगे? एप्पल पाइनएप्पल बोलेंगे ना। एसपी का मतलब एक, टीपी नहीं समझे? अच्छा, क्लोरीन का जो लास्ट ऑर्बिट होता है वो क्या है बताओ? थ्रीपी है ना, तो थ्रीपी से ही तो बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन। क्लियर ध्रुविल? छोटा लोब का मतलब क्या है? अरे जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, इस तरफ बॉन्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ बढ़ जाएगा, और इसका छोटा लोब मतलब ये पढ़ा था ना सबने, जैसे ये बॉन्ड बनाने जाता है तो ये वाला छोटा होता है और ये बड़ा होते जाता है, तो फाइनली बॉन्ड बनता है तो कुछ इस तरह का हो जाता है। वीवीटी में पढ़ा था ना। अब यही काम हाइब्रिड ऑर्बिटल करेंगे, और क्या। ये छोटा लोब का मतलब यही है कि ये बड़ा लोब है, ये छोटा लोब है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट हो गई। दो ऑर्बिटल थे ना इसके, एक एस और एक पी मिलके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो एक एस और एक पी से बना है, उसका एक छोटा लोब इधर होगा, और इसका छोटा लोब मतलब उस तरफ के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट मार गई। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, ये जो बेसिक हमने एग्जांपल सीखा उसके अंदर किसी को डाउट है तो बताओ, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज Cl, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। अभी आगे बढ़ जाते हैं। ओके, ओके फाइन। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जैसे तुम्हारे पास BeCl2 है, एंड दिस इज थीटा, दिस इज एक्चुअली बॉन्ड एंगल, ये थीटा बॉन्ड एंगल है। यहाँ एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। यहाँ s क्या है? फ्रैक्शन ऑफ s कैरेक्टर। टेल यू क्या, एक बार सुन लो इसको। cos थीटा s माइनस 1 इज इक्वल टू p बाई माइनस 1 बाई p। यहाँ p क्या है? फ्रैक्शन ऑफ p कैरेक्टर, ठीक है। अब देखो एंगल निकालना है, यहाँ पे s कैरेक्टर क्या है बेटी? 1/2 sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, और p कैरेक्टर क्या है बेटी? 1/2। ये समझ में आ रहा है? sp हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, तो s कैरेक्टर क्या है इसमें? 1/2, और p कैरेक्टर क्या है इसमें? फ्रैक्शन ऑफ s कैरेक्टर, मतलब जैसे तुम्हारे पास एक ग्लास एप्पल का और एक ग्लास पाइनएप्पल का जूस है, तो कितना आया एप्पल बताओ? एप्पल कितना फ्रैक्शन है? 1/2। और पाइनएप्पल कितना फ्रैक्शन है? 1/2। तो एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, ठीक है। एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब ये cos थीटा बाई s, ये फॉर्मूला कहां से है? ये तो भाई हाइब्रिडाइजेशन के पोस्टुलेट्स में से एक है, ठीक है। This is one of the postulates which have been proposed in this particular concept, ठीक है। देखो क्या है, cos थीटा s आया 1/2, तो 1/2 माइनस 1 क्या आया? दिस इज -1, ये समझ में आया? cos थीटा इज -1, तो थीटा क्या है? cos इनवर्स ऑफ -1, इट इज 180 डिग्री।
इनके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या, बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए एवरीबॉडी, बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? हाउ डिड वी गेट s माइनस वन? सिद्धेश, दैट इज अ पोस्टुलेट। एक्चुअली बहुत सारे बॉन्ड एंगल्स को ऑब्जर्व किया गया और उसके बेसिस पर उन्होंने पोस्टुलेट बनाया। ये एक पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट समझते हो? असम्पशन है जो कि रिजल्ट के बेसिस पे बनाया हुआ है। 1/2 कैसे आया? अरे यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन ये सबको समझ में आ रहा है? sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, तो s कैरेक्टर कितना होगा एवरीबॉडी? s कैरेक्टर कितना है 1/2। आधा s कैरेक्टर है और आधा p कैरेक्टर है, हाफ होगा ना। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ जाए। डी होता है तो देखो एस डी होता अलग केस होगा, डी में अनसिमेट्रिकल हो जाता है। वाई वी टू कॉस ओनली, अरे भैया ये पोस्टुलेट है, कॉस से ही एक्सप्लेन होता है, बोल रहा हूँ वो अजम्पशन है, उसी के ऊपर सवाल पूछ रहे हो तुम बार बार। पोस्टुलेट है भाई। देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एग्जांपल जैसे तुम्हारे पास है BCl3, BCl3 में sp2 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। we will take examples of BCl2 first, is that clear? अब देखो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ s कैरेक्टर क्या होगा एवरीबॉडी? फ्रैक्शन ऑफ s कैरेक्टर क्या होगा 1/3, p कैरेक्टर क्या होगा 2/3। cos थीटा इज s अपॉन s माइनस वन, ये 1/3 अपॉन 1/3 माइनस वन, 1/3 अपॉन -2/3, cos थीटा इज -1/2। व्हाट इज थीटा एवरीबॉडी? cos इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है -1/2, 120 डिग्री। यहाँ ये बॉन्ड एंगल क्या होगा? ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो राइट इट डाउन, इसको लिखिए फिर। You will get PDF, don't worry. Written everyone? तो अब जैसे हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, sp3 एग्जांपल हो जाएगा क्या CH4। ये सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो अब s कैरेक्टर कितना है एवरीबॉडी 1/4 और p कैरेक्टर 3/4, इज दैट क्लियर? अब बताओ cos थीटा 1/4 अपॉन 1/4 माइनस 1, 1/4 अपॉन -3/4, इज दैट क्लियर? So cos theta is -1/3. So what is theta? Theta is cos inverse -1/3, क्या आता है ये? It is 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये तुम्हें नहीं पता होगा, तुम ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ते हो। 109 डिग्री 28 मिनट्स, 1/3 नहीं पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री में। ये जो टेट्राहेड्रल बनता है इसका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन का थ्योरी है ये तो एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल प्रेडिक्ट करता है। ये सबको समझ में आ रहा है? पी वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो ध्रुव, तुम इसी में यूज कर लो ना, cos थीटा देख लो, p -1/p यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आएगा
देख लो ये भी -1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे -1/4/3/4, ये भी तो -1/3 आ गया, तो दोनों में से कोई भी यूज कर लेते हो, चलेगा उसमें। ठीक है एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है क्या? आई टेल यू श्रेयस, प्लीज वेट। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी थ्योरी है जो कि एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल प्रेडिक्ट कर दे रहा है थ्योरेटिकली। ये समझ में आ रही है सबको बात? हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी थ्योरी है जो एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल प्रेडिक्ट करता है कि क्या एंगल बनेगा। तो ये बेहतर थ्योरी है। नीचे स्क्रॉल करें। ओके, तो अब जरा देखो क्या है। सी, एक टेबल बनाते हैं। हमने अभी तक क्या सीखा है? हाइब्रिडाइजेशन क्या था? एसपी, एस कैरेक्टर 1/2, पी कैरेक्टर 1/2, बॉन्ड एंगल क्या है? 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन sp2, s कैरेक्टर 1/3, p कैरेक्टर 2/3, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन sp3, s कैरेक्टर 1/4, p कैरेक्टर 3/4, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। एक बात देखो, तुम समझने की कोशिश करो। बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। ये समझ में आ रहा है? एंड बॉन्ड एंगल थीटा is inversely proportional to percentage s कैरेक्टर, p कैरेक्टर। ये तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बॉन्ड एंगल बढ़ेगा जब एस कैरेक्टर बढ़ेगा, और बॉन्ड एंगल कम होगा जब पी कैरेक्टर बढ़ेगा। ये वाली बात समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही? देख सकते हो तुम। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। पी कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है, एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल बढ़ता जा रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इसमें किसी को डाउट है? तो एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, फॉर्मूला सही आता है और कुछ नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? ओके। अच्छा, बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या बोलोगे? बॉन्ड लेंथ के बारे में कुछ बोल सकते हैं? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। यदि ऐसा बोले तो गलत है। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज बॉन्ड लेंथ। लेट अस से इसको मैं लिख देता हूं BL। ये समझ में आ रहा है? बॉन्ड लेंथ BL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज P कैरेक्टर। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बॉन्ड लेंथ के बारे में कैसे कमेंट करेंगे? एक बात बताओ, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है या पी ऑर्बिटल? एवरीबॉडी, एस ऑर्बिटल के ज्यादा नजदीक होता है या पी ऑर्बिटल, मतलब न्यूक्लियस के नजदीक एस ज्यादा होता है या पी होता है? यदि एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा ना। ये समझ में आ रहा है? एस ऑर्बिटल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, पेनिट्रेशन ज्यादा होता है इसका, और पी थोड़ा सा दूर होता है। यदि बॉन्ड एंगल, सॉरी बॉन्ड लेंथ की बात करो, एस कैरेक्टर ज्यादा है तो नजदीक होगा न्यूक्लियस के, ठीक है। और पी कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल, सॉरी बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा क्योंकि दूर होगा न्यूक्लियस के। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है एवरीबॉडी? रीजन ये है एस ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस। लेट्स से इज क्लोजर टू न्यूक्लियस and hence it has a smaller radii। आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लो 2s छोटा होगा और 2p बड़ा होगा, सेम सेल में हमेशा 3s छोटा होगा और 3p बड़ा होगा, ठीक है। उसी तरह से 4s छोटा होगा, 4p बड़ा होगा। इस तरह से तुम जाते जाओ, 4d और बड़ा होगा, 4f और बड़ा होगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ तो इनके ही छोटा होगा, s का ही हमेशा छोटा होगा ना। दैट क्लियर एवरीबॉडी? रिटन और नॉट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर?
ध्रुविल तुम्हारा क्या डाउट है बताओ, क्या पूछना चाह रहे हो बॉन्ड एंगल के बारे में? पी के क्या, पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों? तो हमने मैथमेटिकली देखा है ना कि पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों आ रहा है। तो मैथमेटिकली हमने देखा ना यहाँ पे। इज दैट क्लियर? अच्छा देखो एक और चीज है, कंसेप्ट होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वो हम थोड़ा लेट पढ़ते हैं, उसके बाद ही पढ़ते हैं, बट उसका एक बेसिक मैं बता देता हूँ। वहां पे क्या बोलता है ना कि लोन पेयर रिपेल करते हैं, राइट? लोन पेयर रिपल्शन ये सबसे ज्यादा होता है। फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये समझ में आ रहा है सबको? तो ये समझने की कोशिश करो कि सेंट्रल एटम के आसपास क्या हो सकते हैं। एक सेंट्रल एटम के आसपास हो सकते हैं लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, लोन पेयर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड पेयर में क्या होता है एवरीबॉडी? बॉन्ड पेयर में क्या होता है एवरीबॉडी बताओ? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ रिपेल ज्यादा कौन करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेगा। तो यहाँ जो रिपल्शन होता है ना, रिपल्सिव इंटरेक्शन, जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। ठीक है? तो अब होता क्या है, ये लोन पेयर जो है इसको नीचे धकेलेंगे। ये लोन पेयर होने की वजह से ये वाला जो बॉन्ड एंगल थीटा है, ये 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। ठीक है? ये कौन बताता है? ये बताता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में लेटर। इसका हाइब्रिडाइजेशन एक बेहतर कॉन्सेप्ट है, वी विल सी दिस। ये बेसिकली सबको समझ में आ रहा है? जो लोन पेयर है वो ज्यादा रिपेल करता है। ठीक है? जैसे ये दोनों ज्यादा रिपेल करेंगे, अब ये दोनों कम रिपेल कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है वो छोटा होता जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? ये कुछ इस तरह का था, तो ये छोटा नजदीक आने लगेगा इस तरफ से, क्योंकि ये इनको लोन पेयर धकेल रहे हैं नीचे। दैट क्लियर? ये थीटा जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे इसका यूज क्या है, टेल यू, प्लीज वेट। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बात क्यों कर दी हाइब्रिडाइजेशन? ये लिख लिया सबने? ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बट इसका थोड़ा सा यूज है। ठीक है? इसका थोड़ा यूज क्या है देखते हैं। जस्ट मिनट, इसको लिख लो, एक मिनट। देयर इज समबडी ऑन द डोर, आई जस्ट गेट बैक। देयर इज समबडी ऑन द डोर, जस्ट राइट इट, आई गेट बैक इन अ मिनट।
ओके हाँ, नया नया स्टूडेंट्स का जो डाउट सेशन है, विल डू दैट, सो डोंट वरी अबाउट इट, विल डू दैट डिस्कशन. फाइन, आई होप एवरीबॉडी, सब लोगों ने लिख लिया होगा अभी तक, राइट? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, देयर वाज समबडी ऑन द डोर, सो आई हैड टू चेक. फाइन. तो अब देखो क्या है, डाउट डिस्कशन रख देंगे, डोंट वरी, विल कीप मोल कॉन्सेप्ट. जो नए बच्चे हैं, मोल कॉन्सेप्ट का एक्सरसाइज कर लिया पूरा? न्यू स्टूडेंट्स, मोल कॉन्सेप्ट का एक्सरसाइज कर लिया सबने, जिन्होंने नया एडमिशन लिया है और जो मतलब जल्दी आए हैं? यहाँ है कितने बच्चे? ज्यादा अटेंड कर नहीं रहे लगता है. एन अवस्थी का मोल पूरा हुआ ही नहीं है, मोल 2 बचा है ना, उसमें एक साथ है, तो वो कहाँ अभी करेंगे? रुक जाओ अभी इसमें थोड़ा सा. ठीक है, फिर वी विल शेड्यूल इट, बताऊंगा, ग्रुप में डालूंगा कि मोल का डिस्कशन बुकलेट का कब रखेंगे. अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं वैलेंस यहाँ पे रिपल्सिव इंटरैक्शन की. लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में सबसे ज्यादा लोन पेयर का रिपल्शन होता है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये बात तो क्लियर है ना? अब उसके केस में क्या है, अब इसका यूज क्या है यहाँ पे? इसका यूज यहाँ पे ये है हाइब्रिडाइजेशन में, कि इसको भी बॉन्ड एंगल मेजरमेंट में इस्तेमाल में लाया जाता है. ठीक है ना? अब एक कॉन्सेप्ट होता है अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन का. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन, ये हमें पढ़ना है. एक्चुअली एक होता है सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन. इट इज स्टडीड अंडर बेंट्स रूल. ठीक है, अब ये सोचो व्हाट इज अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन. ये सबको समझ में आ रहा है? सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन बोले तो क्या, अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन बोले तो क्या? सी, अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन कब देखा जाता है? whenever the bond pairs are different, whenever the bond pairs are different or there is a lone pair. ये समझ में आ रहा है तुम्हें? जैसे अब तक जो हमने बड़ी साफ सुथरी बात की है, देखो चारों बॉन्ड एक जैसे, CH4 बोला है, अब तक जो हमने डिस्कस किया है चारों बॉन्ड एक जैसे. अब इनका तो एनर्जी आराम से बराबर हो जाएगा. BeCl2 सारे बॉन्ड एक जैसे, ठीक है. और लेट से हम बात कर सकते हैं किसकी, DCl3 सारे बॉन्ड एक जैसे. इनफैक्ट यदि तुम C2H4 इथाइन की बात करोगे, इथीन की, लेट से दिस इज द कंपाउंड C2H4 इथीन की, यहाँ पे भी सारे सिग्मा बॉन्ड्स से, देखो यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा एवरीबॉडी, यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा या नहीं होगा? ये CC बॉन्ड है और CH बॉन्ड है. यानी तुम्हें क्या लगता है कि एग्जैक्टली सारे बॉन्ड एक जैसे हैं? एक CC है और एक CH है. यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन सिमेट्रिकल नहीं होगा. यहाँ पे जैसे इस तरह का केस है PCl5, यहाँ पे ये सारे कैसे केस है पता है? दीज आर सिमेट्रिकल, ये सब के सब सिमेट्रिकल वाले केसेस बन रहे हैं. ये सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल का मतलब, सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ऑल बॉन्ड पेयर्स आर सेम, all bond pairs are same and lone pair is 0. ठीक है, समझ में आ जाएगा. ये समझने की कोशिश करो. यहाँ हाइब्रिडाइजेशन सिमेट्रिकल है BeCl2 में, ये समझ में आ रहा है? BeCl2 में सिमेट्रिकल है, समझ में आ रहा है?
क्योंकि दोनों बॉन्ड एक जैसे हैं और लोन पेयर कहीं कुछ नहीं है। ओके, BCl3 में सिमेट्रिकल है क्या? एवरीबॉडी सिमेट्रिकल है? ठीक है, ओके। CH4 में सिमेट्रिकल है? CH4 में सिमेट्रिकल है ना? ओके। इस तरह के कंपाउंड जिसमें लोन पेयर एक भी नहीं है और सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर एक ही टाइप के हैं। इज दैट क्लियर? सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स एक ही टाइप के हैं, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एवरीबॉडी? वहां पे होता है हाइब्रिडाइजेशन सिमेट्रिकल। इज दैट क्लियर? वहां पे वो कंसेप्ट लगाते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। वहां पे वो कंसेप्ट लगाते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। अब बात कर लेते हैं अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन की। लिखना है सबको, स्क्रॉल करूं नीचे? स्क्रॉल कर दूं ना? नहीं करूं स्क्रॉल? सिद्धेश, तुम्हें डाउट है? क्या डाउट है बोलो। ओके, तो सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब तो सारे समझ में आ गया होगा। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? व्हाट इज अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन? व्हाट इज अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन? तो अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन कहां पे होगा? यहाँ पे या तो लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर बॉन्ड पेयर्स शुड बी डिफरेंट। बॉन्ड पेयर्स शुड बी डिफरेंट। अब जरा देखो, ये आ गया मॉलिक्यूल तुम्हारे पास NH3। हमें लगता है इसमें परफेक्ट सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन होगा। सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे होंगे क्या एवरीबॉडी? यहाँ पे सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे होंगे? यहाँ पर तो ये हम लोग ये सीख गया ना, ये वाला तो लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा। ये वाला एंगल θ1, ये वाला एंगल θ2, तो θ1 शुड बी ग्रेटर देन θ2। θ1 शुड बी ग्रेटर देन θ2। ये सबको समझ में आ रहा है? जब θ1 ग्रेटर देन θ2 है तो यहाँ पे हाइब्रिड, यहाँ पे bond angles are different. Bond angles are different. So hybridization is unsymmetrical. ये समझ में आ रहा है? उस केस में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अनसिमेट्रिकल है। मतलब क्या है? जैसे देखो, मान लो तुम एक वेंडर हो, तुम जूस बेचते हो, ठीक है? तुम्हारे पास 4 एक जैसे कस्टमर आए, सबकी फ्लेवर और चॉइस एक जैसी है। तुम एक क्या करोगे, एक एप्पल 4 पाइनएप्पल मिला के एक हाइब्रिड बना दी और सबको वही बांट दी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? कोई कस्टमर आता है, उसका स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है कि उसको तो जैसे एप्पल ही चाहिए। उस कस्टमर का स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है कि उसको तो एप्पल ही चाहिए। एप्पल यदि नहीं मिलेगा सिर्फ, तो लेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो यदि चारों कस्टमर एक जैसे होंगे तब तो सबको सिमेट्रिकल करोगे ना। अब यदि कार्बन को सपोज बॉन्ड बनाना है और कार्बन मीथेन में बॉन्ड बनाता है, राइट? CH4 के केस में, CH4 के केस में चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, राइट? CH4 के केस में चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, सारे सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन बन जाएंगे एक जैसे। यदि अलग अलग एलिमेंट्स आ गए तो एवरीबॉडी, अलग अलग एलिमेंट्स आ गए तो बराबर हो पाएगा क्या? जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन। अब देखो, ये θ1, ये θ2, ये θ3 और ये θ4। तुम्हें लगता है ये बॉन्ड एंगल सेम होंगे? अब इनकी मिक्सिंग बराबर की ही नहीं जा सकती। तुम्हें लगता है ये बॉन्ड एंगल सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते सेम। अब ये हाइब्रिडाइजेशन सिमेट्रिकल है क्या एवरीबॉडी? अब ये हाइब्रिडाइजेशन सिमेट्रिकल है? ऑब्वियसली यहाँ पे अब ये हाइब्रिडाइजेशन सिमेट्रिकल नहीं है। दिस इज एन केस ऑफ टिपिकल केस ऑफ अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन।
यहाँ पे लगता है अपना बेंड्स रूल। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? अब सबको इतना तो समझ में आ गया कि कहाँ पे सिमेट्रिकल कहाँ पे अनसिमेट्रिकल। एक सेंट्रल एटम के आसपास चारों एलिमेंट्स यदि सेम है तो सिमेट्रिकल होगा, सारे बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाएंगे। बट यदि सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं या फिर लोन पेयर आ जाए तो बॉन्ड एंगल सेम नहीं हो सकता। आई होप इट इज क्लियर। दैट क्लियर? अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल पहचानना आना चाहिए, एंड मुझे लगता है ये आप लोग को आ गया होगा, राइट? आगे बढ़ जाए, इसको स्क्रॉल करें नीचे। स्क्रॉल डाउन। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, ओके। अब देखो अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन में फंडा क्या है। बेंड्स रूल के ऊपर ध्यान देते हैं। व्हाट इज बेंड्स रूल? बेंड्स रूल क्या बोलता है? बेंड्स रूल बोलता है कि देखो अब अनइक्वल मिक्सिंग करो। अनइक्वल मिक्सिंग मतलब अब जैसे मैं जूस वेंडर हूं, मैं जूस बेचता हूँ। अब जैसे कोई बच्चा है जो कि एप्पल का स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस रखता है, यदि उसको एप्पल ही चाहिए, यदि उसको एप्पल कम दूंगा तो आएगा ही नहीं मेरे दुकान पे, जाके चारों तरफ बोल देगा कि भैया ये बड़ा बेईमान टाइप दुकानदार है, एप्पल बोलो मिक्स करके देता है। तो अब मुझे ये बात पता चलेगी तो उसकी प्रेफरेंस अलग है, तो मैं क्या करूंगा, उसको एप्पल, उसको मिक्सचर ही दूंगा बट एप्पल थोड़ा ज्यादा दूंगा। ये समझ में आ रहा है? उसको भी मिक्स करके दूंगा बट एप्पल ज्यादा दूंगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन करना है स्टेबिलिटी के लिए। कॉन्सेप्ट तो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन कराना है ना स्टेबिलिटी के लिए। मिक्सिंग अभी भी होगा बट एप्पल वाले को एप्पल ज्यादा दूंगा। मतलब जैसे 3 लोग थे, जैसे मान लो 3 लोग आए, एप्पल का मैंने 1 ग्लास बनाया है और पाइनएप्पल का 2 ग्लास बनाया है। 3 लोग को बांटना है, लेट से A1 A2 और A3। नॉर्मल सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन में क्या मिलता, तीनों को 1/3 एप्पल मिलता। ये समझ में आ रहा है? ये हो गया सिमेट्रिकल। मान लो इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है एप्पल की, इस बार मैं क्या करूंगा पता है, मैं इसको एप्पल ज्यादा दूंगा, यानी 0.33 से थोड़ा ज्यादा दे दिया, 0.4 दे दिया। इनको मैंने दे दिया 0.3 0.3। अब इसको मैंने एप्पल ज्यादा दिया, बाकियों को एप्पल कम दूंगा ना। दैट क्लियर? मैं एप्पल का कॉम्पोजिशन बोल रहा हूँ। जब इसको एप्पल ज्यादा दिया तो इसको पाइनएप्पल कम दूंगा ना मैं। पाइनएप्पल अब इसको कम दूंगा, ठीक है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये हो गया अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक को एप्पल ज्यादा दिया और बाकियों को एप्पल कम दिया। तो एप्पल ज्यादा दिया तो पाइनएप्पल कम दूंगा, सिमेट्रिकल के हिसाब से पाइनएप्पल कम दूंगा, एप्पल ज्यादा दूंगा। तो ये अनसिमेट्रिकल है। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, इसमें किसी को डाउट है पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सिद्धेश तुम्हें समझ में आ रहा है? सिद्धेश आर यू देयर? ओके ठीक है, आगे आगे स्क्रॉल कर दूं नीचे में? ओके। अब देखो यहाँ बात क्यों हो गई ऐसी। अब जैसे मान लो एक सेंट्रल एटम के आसपास बहुत सारी चीजें लगे हैं, जैसे लोन पेयर लगा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लगा है, जैसे हाइड्रोजन हो गया। लोन पेयर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या करते हैं बताओ? लोन पेयर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या करते हैं बताओ? इनका काम है इलेक्ट्रॉन डोनेशन। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, राइट? इनका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन। ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी, इलेक्ट्रो, जैसे मान लो सेंट्रल एटम को लगा है हाइड्रोजन, तो ये तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है ऑर्गेनिक में? एवरीबॉडी इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। मान लो जैसे कार्बन और के साथ हाइड्रोजन लगा दिया, तो हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस और कार्बन के ऊपर डेल्टा माइनस आएगा ना। ये तो समझ में आ रहा होगा सबको? यानी कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पे चार्जेस जनरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यार छोड़ो, यहाँ पर ऑर्गेनिक में इंडक्टिव बोलते हैं, यहाँ पर नॉर्मली हम पोलर बॉन्ड बताते हैं इसको। यहाँ पे सीधा सा कंसेप्ट क्या है कि मान लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट या फिर लोन पेयर है, तो वो तो सोर्स ऑफ पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ वो तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो तुम्हें क्या लगता है ईज ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देना कहाँ ज्यादा आसान है? इलेक्ट्रॉन देना किस ऑर्बिटल में ज्यादा आसान है?
एस में, ई में या फिर डी में? इलेक्ट्रॉन देना सबसे आसान है एस में, ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे करीब है, वो सबसे आसानी से स्टेबलाइज कर सकता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। ये समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना सबसे आसान है एस में, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे करीब है। इज दैट क्लियर? तो उसके ऊपर जेड इफेक्टिव ज्यादा लग रहा होगा, तो वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। जब भी कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जैसे मान लो एक बच्चा है, उसका नाम कुछ भी है, लेट्स से पंकज है, तो पंकज ऐसे प्रेफरेंस की वो एप्पल खाता है, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो उसकी प्रेफरेंस एप्पल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो बच्चा जो ग्लास पी रहा होगा उसमें एप्पल ज्यादा होगा। दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैं नहीं समझ में आया सरायु। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आ रहा है कोई, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आ रहा है, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कहाँ पे आसान है? इसको आसान है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ई को आसान है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, या फिर डी को आसान है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना? इलेक्ट्रॉन को अच्छे से कौन सा रख सकता है, कौन संभाल सकता है, किसके ऊपर जेड इफेक्टिव ज्यादा है? तो समझो, जैसे हमने बात की 3s 3p 3d, अब देखो नॉर्मली हम 3s में इलेक्ट्रॉन रखते हैं, रीजन क्या है? इसको काट देते हैं, NH3 की बात करते हैं। NH3 में 2s2 रखोगे, लेट्स से दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p3, तुम पहले 2p से क्यों बॉन्ड बनवाते हो? 2s वाले लोन पेयर तो 2s में रखते हो ना, क्या रीजन है बताओ? लोन पेयर कहां ज्यादा स्टेबल होगा? लोन पेयर कहां ज्यादा स्टेबल होगा एवरीबॉडी? लोन पेयर ज्यादा कहां स्टेबल होगा? एस में, क्योंकि इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस। अब एस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, इसलिए वो ज्यादा जेड इफेक्टिव लगेगा उसके ऊपर और वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन तुम डोनेट करोगे तो कहां डोनेट करोगे? जो उसको अच्छे से रख सकता है वहां डोनेट करोगे, तभी तो स्टेबलाइज होगा वो। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कहां आसान है? मान लो तुम्हारे पास 2s 2p है या फिर 3s 3d 3p 3d है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कहां आसान होगा? इसमें आसान होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इसमें ज्यादा आसान है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन, राइट? ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो अब बताओ, ये कहां से खींचना आसान होगा? कहां से खींचना आसान होगा बताओ? इज ऑफ पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स सब कहां से आसान से खींच सकते हैं? ये एस से, पी से या डी से? इज ऑफ पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स सबसे आसान होता है डी से, फिर पी से, फिर एस से। ये सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? तो अब हम ये बोल सकते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है वहां पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, या फिर डी तो नॉर्मली होता नहीं, नॉर्मली एस और पी ही होता है। जहां पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है वहां एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है सबको? जैसे मान लो ये मेरे पास है एफ सी एल बी आर आई, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होगा ना एवरीबॉडी? इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा।
क्योंकि 4 है। बट क्या तुम्हें लगता है कि एस कैरेक्टर हर बॉन्ड में 1/4 और पी कैरेक्टर 3/4 होगा क्या? ये तो नहीं होगा ना हर बॉन्ड में। अब देखो पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहाँ होगा बताओ? पी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कौन है? ये सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो यहाँ पे ये पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है? ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा सीएफ बॉन्ड में होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में होगा एवरीबॉडी? एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में होगा? सी आई, फिर सी बी आर, फिर सी सी एल और सी एफ। सिद्धेश तुम्हें ये नहीं चमका? देखो यहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, ये आया है इससे इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, तो ये सबसे ज्यादा खींचना चाहता है ना, इसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा खींचने की है। ये जहां पे लगेगा वहां पे ये पी कैरेक्टर बढ़ा देगा। ये समझ में आ रहा है तुम्हें? क्योंकि यहाँ तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं। सिद्धेश ये बात समझ में आ रही है? जहां पे फ्लोरीन बॉन्ड लगा है वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, वो जहां पे लगेगा वहां पे पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसके लिए पी से खींचना सबसे ज्यादा आसान है। दैट क्लियर? उसके लिए खींचना इलेक्ट्रॉन पी से सबसे ज्यादा आसान है। अब देखो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज किसी को बनाना बहुत पसंद है, वो जिस ग्लास में जिस ग्लास से पी रहा है, हम उस बोले कि उस ग्लास का बनाना कंटेंट ज्यादा है, ये तरीका सही है या गलत है? ऐसा बोल सकते हैं क्या? जो ग्लास वो पी रहा है, जैसे उसको बनाना पसंद है, तो वो जहां पे जिस ग्लास में पी रहा है उसमें बनाना ज्यादा है। जहां फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, जहां पे फ्लोरीन बॉन्ड बना रहा है उसके लिए खींचना कहाँ आसान होगा? पी से आसान होगा, तो वो पी कैरेक्टर वहां बढ़ा देगा। दैट क्लियर और नॉट? और पी कैरेक्टर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन, तो पी कैरेक्टर उसमें सबसे कम होगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहां पे होगा बताओ? एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहां पे होगा? फिर उसका उल्टा, जहां पी ज्यादा है वहां एस कम। ये समझ में आ रहा है? जहां पी ज्यादा है वहां पे एस कम होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले के यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, रिलेटिव टेंडेंसी होता है श्रेयस। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव होती है। इन चारों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई नहीं है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, इसलिए वहां कैरेक्टर सबसे ज्यादा। और सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है, या फिर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलो इनफैक्ट, वो सी आई बॉन्ड है, वहां पे इस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके। अब तुम ये बोल सकते हो क्या? सी, तो अब ये वाली बॉन्ड एंगल सपोज थीटा 1 है, ये वाली बॉन्ड एंगल सपोज थीटा 2 है, ये वाली बॉन्ड एंगल थीटा 3 है, और ये वाली बॉन्ड एंगल थीटा 4 है। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, ये हमने सीखा है ना एवरीबॉडी? बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब ध्रुविल, कैन यू आंसर कि एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्यों बड़ा होगा? एस कैरेक्टर ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। ये समझ में आ रहा है? एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। और यदि पी कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो शिफ्ट हो गया इसके दूर, रिपल्शन कम होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। ये समझ में आया ध्रुविल? तुमने ही पूछा था ना एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ता है? जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, रिपेल ज्यादा करेंगे, बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। यदि पी कैरेक्टर ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लिया है, तो एस कैरेक्टर तो पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल कम होगा। दैट क्लियर ध्रुविल? ये बात समझ में आ रही है तुम्हें कि एस कैरेक्टर के बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ता है? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ध्रुविल है या चला गया? ध्रुविल, आर यू देयर? आई थिंक ध्रुविल लेफ्ट। ओके, तो अब देखो क्या है कि हम बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें है? सी, इन दोनों बॉन्ड्स में, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? थीटा 3 होगा सबसे ज्यादा।
ये सबको समझ में आ रहा है? अरे एस कैरेक्टर इन दोनों में सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा θ3, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर इन दोनों बॉन्ड्स में है, ये सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल θ3 है ना। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। फिर θ2, फिर θ4 और सबसे कम θ1, ये समझ में आया? सबसे कम θ1 क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम एस कैरेक्टर है और इसमें सबसे ज्यादा। इन दोनों के बीच में फिर भी थोड़ा सा पंगा होता है कि हम θ2 और θ3 को डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। θ3 और θ2 जो है वो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट θ3 मैक्स होगा और θ1 मिन होगा, ये तो हम बता सकते हैं ना। देखो यहाँ पे आयोडीन में एस कैरेक्टर मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। इस केस में तो हम नहीं बता सकते, डायरेक्टली हम नहीं कंपेयर कर सकते θ2 और θ4 को, नो डायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हो श्रेयस? व्हाट डू यू वांट टू आस्क? θ4 मैक्स होगा क्यों? क्यों? मैक्सिमम रिपल्शन नहीं, म्यूट कर देता हूं तुम्हें, अनम्यूट। हेलो हाँ बोलो। सर, आयोडीन और फ्लोरीन में मतलब डिफरेंस उनका सबसे ज्यादा होगा ना? क्या डिफरेंस? मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अच्छा ये बताओ कि जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं ना, पहले हाइब्रिडाइजेशन के वक्त डिसाइड हो जाते हैं, मतलब जिस वक्त मॉलिक्यूल बनता है उसी वक्त डिसाइड हो जाते हैं, या फिर रिपेल होने के बाद डिसाइड होते हैं? रिपेल होने के बाद। मतलब बोलना चाहते हो मॉलिक्यूल बना उसके बाद रिपल्शन होने के बाद ऑर्डर करता है, फिर बनते ही जैसे बच्चा पैदा होता है उसके कान नाक बड़े हो जाते हैं, बट कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी चेंज होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि नाक पीछे हो जाएगा। हाँ 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 सर, बट फिर भी मैं ये ये बोलना मतलब। चाह रहा हूँ कि जब ये बॉन्ड बनेगा ना, एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर डिसाइड पहले ही हो जाएंगे, रिपल्शन तो बाद की बात है। प्राइमरी चीज जो तुमको बताया ना, प्राइमरी चीज हाइब्रिडाइजेशन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थ्योरी उसका एक अप्रोक्सीमेशन है। इज दैट क्लियर? सर बट फिर भी ये मुझे θ4 ही ज्यादा बड़ा मतलब मुझे लग रहा क्यों? है कि वही है। अच्छा तुम रिपल्शन भी सोचो तो सबसे बड़े बड़े ग्रुप्स कौन है? आयोडीन और ब्रोमीन है, हाँ फिर वैसे भी तो θ3 होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अब समझा सर। तो तुमने रिपल्शन के दिमाग में फिट कर लिया है? नहीं सर, अभी समझा। देखो एस कैरेक्टर यदि तुम देखोगे तो एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा इस बॉन्ड में है, इसमें सबसे ज्यादा है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हाईएस्ट एस कैरेक्टर सी बी आर में है, राइट? हाँ उस हिसाब से यहाँ पे एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो वहां पे बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, अब समझा सर। वैसे तुम साइज से भी देखते हो तो साइज भी इनका सबसे ज्यादा है। हाँ दूसरी चीज, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर, ये सबसे कम एस कैरेक्टर, हम इनके बीच में नहीं बता सकते। θ2 और θ4 का जो कंपैरिजन है ये एक अप्रोक्सीमेशन बैठेगा, बट हाँ हम ये तो बता सकते हैं कि इन दोनों में सबसे कम एस कैरेक्टर है तो ये एंगल छोटा, सबसे छोटा होगा, मिनिमम होगा। हाँ हाँ, वो ठीक है, वो समझ में आ गए। अब यदि तुम रिपल्शन से भी सोचते हो तो ये सबसे बड़े हैं और ये दो नेक्स्ट सबसे बड़े हैं, ये दोनों तो सबसे छोटे हैं। हाँ हाँ सर, वो मैंने एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ऐसे ये किया, मतलब रिलेट किया। ठीक है, तो समझा अब सर। रिपल्शन तो देखो, रिपल्शन वैलेंस, रिपल्शन के बेसिस पे करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी है। यहाँ पे जो हम अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे बात कर रहे हैं वो हम एस कैरेक्टर के बेसिस पे बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? हाँ सर, अभी क्लियर हुआ। देखो अभी एवरीबॉडी मैं बेसिक फिर से समझा देता हूँ तुम लोगों की हमने किया क्या है, हम लोग फिर से पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा तुम्हें, इंस्टेंट तुरंत अभी अप्लाई नहीं कर पाओगे। बेसिक कंसेप्ट यही है, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वहां पे पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर
बेटी ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वहां पे पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींचता है और खींचना पी से आसान है। और जहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा वहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, या फिर लोन पेयर है तो। अब ये भी है कि जब जहाँ पे लोन पेयर होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये बॉन्ड है, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगी ज्यादा, तो ये रिपल्शन ज्यादा है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस। और यदि वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेगा, यहाँ रिपल्शन बढ़ा देगा, यहाँ पे रिपल्शन बढ़ाएगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्या करेगा एवरीबॉडी, इलेक्ट्रॉन लेट्स से विथड्रॉइंग तो खींच लेगा ना अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींच लेगा। इसने रिपल्शन कम कर दिया, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अब ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाओगे तो खींचेगा, पी कैरेक्टर बढ़ा देगा और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, तो एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, पी कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल कम होता है। ये वाली चीज तो तुम दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, रिपल्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो और एस और पी कैरेक्टर से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें किसी को और को कोई डाउट है? यहाँ पर ये दो सबसे बड़े हैं तो ये सबसे ज्यादा रिपल करेंगे ना, इसलिए सबसे बड़ा एंगल होगा, ऐसा भी सोच सकते हो। या फिर ये दो सबसे छोटे हैं तो ये सबसे कम रिपेल करेंगे, ये सबसे छोटा एंगल होगा। दूसरा तरीका है एस और पी कैरेक्टर से देखने का, बेंड्स रूल के हिसाब से। अरे बेटी आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा नहीं, आज तो हो गया टाइम। और किसी को डाउट है? एवरीबॉडी डू हैव एनी अदर डाउट? ठीक है, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। देन होमवर्क मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आई पोस्ट इट इन द ग्रुप, डोंट वरी।